डियर मम्मी पापा, मैं आईआईटी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मैं एक हारी हुई लड़की हूँ, सबसे बुरी बेटी, मुझे क्षमा कर दो, यही अंतिम विकल्प है। कोटा, वो शहर जो देश का भविष्य गढ़ने का दावा करता है। जनवरी 2024 में है एक छात्रा सदमे में डालने वाले इन शब्दों के साथ आत्महत्या कर लेती है। This is something we reported largely through 2023. 29 student suicides were reported in Kota last year. Unfortunately, we entered into 2024 with nothing changing. परंतु ये कोई ऐसा पहला अनुभव नहीं था। वर्ष 2024 अब तक ऐसी 13 घटनाएं देख चुका है। कोटा में छात्रों के साथ ये घटनाएं एक महामारी का रूप लेती जा रही हैं। 2023 में ऐसी 29 घटनाएं हुई थी। 2015 से अब तक 145 बच्चे अपनी दे चुके हैं और यह आंकड़ा हर वर्ष निरंतर बढ़ता जा रहा है। समस्या इतनी विकट है कि हॉस्टल में स्प्रिंग लोडेड फैंस लगाए जा रहे हैं। बच्ची ने अपने कमरे में पंखे से लटक चुन्नी से लगा के। कोटा की घटनाएं आत्महत्या नहीं, हत्या है। हत्यारा इन बच्चों के क्लासरूम में ही बैठता है और ये हत्यारा कोई एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है जो इन विकट स्थितियों का निर्माण करता है। समस्या यह है कि इसकी जड़ों तक ना माँ बाप जा पा रहे हैं, ना कोचिंग सेंटर्स और ना ही छात्र। यह वो समय है जब दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही से हुई 3 छात्रों की हत्या पर पूरा देश वार्ता कर रहा है और ऐसे में 145 छात्रों के जीवन की लकीर मिटाने वाले कोटा के कोचिंग सेंटर्स पर कोई बात ही नहीं हो रही। A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son. कौन कर रहा है कोटा के छात्रों पर यह घात? आखिर कोचिंग सेंटर्स ऐसी क्या स्थिति बनाते हैं जो छात्र की जीवन रेखा ही मिटा दें? क्या माँ बाप भी इन घटनाओं में सम्मिलित हैं और कैसे रुकेंगी ये हृदय तोड़ने वाली घटनाएं? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोटा क्यों आईआईटी और नीट स्टूडेंट्स की हत्या कर रहा है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ये शब्द देश के एक बड़े अखबार ने छापे हैं। यदि एक स्थान के बारे में ऐसी बातें होने लगे तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है उस शहर में। और इसे समझने के लिए 2 बातें समझनी आवश्यक हैं। पहली ये कि कोटा में आईआईटी कोचिंग का इकोसिस्टम बना कैसे, और दूसरी बात ये कि इकोसिस्टम ऐसी स्थिति जानबूझकर क्यों बना रहा है कि छात्र कोई एक्सट्रीम स्टेप उठालें। चलिए कहानी सुनाता हूँ। विनोद कुमार बंसल नाम के एक व्यक्ति थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कोटा में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगे। अब गणित अच्छा था तो 1970 के दशक में कोटा के बच्चों को गणित भी पढ़ाने लगे, पर कुछ समय बाद उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी हो गई। जब यह समस्या आई तो विनोद कुमार बंसल ने 1983 में अपने ही घर में अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लिया, जिसमें आरंभ में केवल 8 छात्र पढ़ने आते थे। कुछ समय बाद बंसल सर के कुछ छात्र आईआईटी में अच्छा करने लगते हैं, पर 1989 में कुछ अद्भुत होता है जब बंसल सर का एक छात्र आईआईटी को टॉप कर जाता है। बात यहीं नहीं रुकती। 1990 में आईआईटी के टॉप 3 छात्र भी बंसल सर से ही पढ़े होते हैं। पहली बार कोटा जैसा एक छोटा सा शहर दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में पीछे छोड़कर लाइमलाइट ले रहा था और बंसल सर उस गुरु द्रोण के रूप में प्रसिद्ध हो रहे थे जिसके शिष्यों को केवल आईआईटी दिखता था। बस फिर क्या था, 1997 में बंसल सर अपना पहला रजिस्टर्ड बंसल कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं और कई स्थानों से बच्चों की भीड़ आ जाती है उनसे पढ़ने के लिए। कई वर्षों तक बंसल इंस्टीट्यूट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता। सैकड़ों छात्र उनसे पढ़ते हैं और उनके इंस्टीट्यूट के अध्यापक भी लोकप्रिय हो जाते हैं। अब छात्रों की भीड़ को आता देखकर कई नए प्लेयर्स को यहाँ बिजनेस दिखता है और यहां से गेम बदल जाता है। नए कोचिंग इंस्टीट्यूट बनने लगते हैं और छात्रों को अट्रैक्ट करने के लिए ये नए इंस्टीट्यूट्स बंसल इंस्टीट्यूट्स के 25 टीचर्स को भी अधिक सैलरी पर अपने पास बुला लेते हैं। अब बंसल सर तो किसी भी छात्र को एडमिशन देने से पहले एक एंट्रेंस टेस्ट लेते थे, पर इन नए इंस्टीट्यूट्स के कपाट सबके लिए खुले होते हैं। पैसा दो, एडमिशन लो। बस यहीं से वो खेल आरंभ हो जाता है जो आज इन छात्रों को मरने पर विवश कर रहा है। 15 लाख की जनसंख्या वाले कोटा में आज कुकुरमुत्तों की तरह खुले इन इंस्टीट्यूट्स में हर वर्ष 3 लाख बच्चे आईआईटी और नीट क्रैक करने के उद्देश्य से आते हैं। 300 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ब्रांड हैं जिनकी कई शाखाएं हैं। टॉप प्लेयर्स में जो नाम आते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक इंस्टीट्यूट कितने छात्र पढ़ा रहा है उस पर भी दृष्टि डालिए। कोटा पहुंचते ही आपको हरे, आसमानी, सफेद, काले
पीले रंग के इंस्टीट्यूट ड्रेस में छात्र ही छात्र दिखते हैं। आज कोटा 6000 करोड़ रुपए की केवल कोचिंग इंडस्ट्री चला रहा है, पर इसके अराउंड भी बहुत कुछ चलता है। कोटा में आज 4000 से अधिक हॉस्टल और 40,000 से अधिक पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज हैं। इन छात्रों की नीड्स को केटर करने के लिए बुक मार्केट, फोटोकॉपी से लेकर फास्ट फूड या फिल्म देखने के लिए सिनेमा जैसी कई चीजों की इकोनॉमी चल रही है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स भी 5 स्टार हैं, जो BMW से इंस्टीट्यूट आते हैं, साल में 1 से 2 करोड़ की सैलरी उठाते हैं और ऐसे लगभग 25 से 30 टीचर हैं कोटा में। इन सब के लिए छात्र पे करते हैं। सरल शब्दों में कोटा एक शहर नहीं, एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुका है जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग छात्रों पर निर्भर है। छात्र इस शहर में सफल होने आते हैं और इन छात्रों को बेचा जाने वाला सफलता का यही चूरन इस कोचिंग की अर्थव्यवस्था को जीवित रखता है। छात्र इस सफलता के चूरन को खाते हैं और यही चूरन उनकी मृत्यु का कारण बन रहा है। कौन है ये छात्र, क्यों आते हैं कोटा और कैसा जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं कोटा के अंदर, वो आगे देखते हैं। IIT एक ऐसा सपना जिसे 10 लाख से अधिक छात्र हर वर्ष देखते हैं। लाखों इसके लिए कठोर तपस्या भी करते हैं और केवल कुछ हजार चुने जाते हैं। इतने बड़े रिजेक्शन के पश्चात भी केवल एक शहर लाखों छात्रों को आकर्षित करता है। कहां से आते हैं ये छात्र? गाजियाबाद की रहने वाली कृति त्रिपाठी ने 28 अप्रैल को कोटा में खुदकुशी कर ली थी। आज 12 दिनों के बाद सुसाइड नोट की शक्ल में उसका बयान सामने आया है। एक लंबे खत में वो सब कुछ खोल कर रख देती है कि क्यों छात्र इन कोचिंग संस्थाओं में खुद को मार डालते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार कोटा में पढ़ने वाले 55% छात्र बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं और लगभग 30% राजस्थान और मध्य प्रदेश से, लगभग 50% छोटे शहरों से होते हैं और 14% गांवों से। कौन है ये बच्चे? अधिकांश मिडिल क्लास घरों के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप या तो किसी सरकारी नौकरी में हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस देखते हैं या फिर खेती करते हैं। और अधिकांश छात्र 15 से 18 वर्ष की आयु में ही कोटा आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के कितना भी मेहनत करो, कभी कभी तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि कितना भी मेहनत कर लो तुम, जितना अपना एक्सट्रीम दे दो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो मोरल बड़ा डाउन हो जाता है कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं इतना मेहनत कितना भी मेहनत कर लूँगा लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। 80% से अधिक छात्र हॉस्टल या पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं और अधिकांश को यहाँ का भोजन तक नहीं भाता। परंतु मध्यम वर्ग के ये छात्र सफलता के एक सपने के साथ कोटा आते हैं, जिसके समक्ष भोजन क्या और जीवन क्या। एक मूल्यांकन के अनुसार कोटा में एक छात्र 7,000 रुपए से 30,000 रुपए हर महीने अपने रहने खाने पीने पर खर्च कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन कमरे का साइज और खाने में क्या मिल रहा है उसके ऊपर। इसके बाद एलन जैसे ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में पढ़ने का जो खर्चा है वो लगभग 2 लाख रुपए का पड़ता है एक वर्ष का। केवल ठीक से पढ़ने, खाने और रहने में एक छात्र लगभग 50 से 55 हजार रुपए एक महीने का खर्च कर देता है। हर वर्ष 5 लाख से अधिक पेरेंट्स कोटा आते हैं। इसका वार्षिक खर्च 100 करोड़ रुपए का है। हर वर्ष कोटा में छात्र 50 लाख से अधिक किताबें खरीदते हैं, जिसका खर्च लगभग 50 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त छात्रों की यूनिफॉर्म और लाइफस्टाइल के खर्चे सब जुटते हैं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के हाथ से बात निकल जाती है। भारत में अधिकांश मिडिल क्लास लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, जो महीने के 27 से 32 हजार रुपए औसतन कमाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। ऐसे में सोचिए कि ये परिवार कैसे महीने का 30 से 60 हजार रुपए खर्च करके अपने बच्चे को कोटा में पढ़ा रहा होगा। और इसलिए माँ बाप भी 9वीं 10वीं कक्षा में बच्चा आता है, सोचते हैं देखिए सोच रहा हूँ कोटा भेज दूंगा। कितने ही परिवार अपना घर या भूमि गिरवी रखकर बच्चों को कोटा भेजते हैं। परिवार की यह स्थिति बच्चों पर दबाव पैदा करती है, ऐसा दबाव जो उसे बहुत कुछ झेलने पर विवश करता है। क्या झेलता है कोटा में पढ़ने वाला एक छात्र, वो आगे देखते हैं। भारत में गरीब व्यक्ति सरकार के भरोसे रहता है, अमीर व्यक्ति अपने भरोसे और मिडिल क्लास व्यक्ति आशाओं के भरोसे। सफलता की आशा, वो सफलता जिसका माप आपने IIT का पर्चा क्रैक किया है या नहीं, उससे मापा जाता है। और इसी सफलता के लिए परिवार अपना पेट काट कर बच्चे को कोटा भेजता है। कर्जा लेकर पढ़ने आए इस छात्र पर सफल होकर लौटने का दबाव होता है, पर प्रश्न ये उठना चाहिए कि IIT को इतनी बड़ी सफलता माना ही क्यों जाता है। कोटा में ही पढ़कर IIT क्लियर करने वाले तरुण के अनुसार आज वो जिस कंपनी में काम करता है, उसी कंपनी में
छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से पढ़कर भी छात्र नौकरी कर रहे हैं। तरुण के अनुसार अंतर केवल आरंभिक सैलरी, जिसे स्टार्टिंग पैकेज कहा जाता है, उसका है। आईआईटीएन को स्टार्टिंग में एक सामान्य कॉलेज छात्र से बड़ा पैकेज मिलता है, जो 5-6 सालों में कॉम्पनसेट किया जा सकता है। पर अभिभावकों और छात्रों के लिए यही स्टार्टिंग पैकेज सफलता है, जिसके पीछे छात्र को भागना है। सफल होने के दबाव को लेकर जब एक छात्र कोटा आता है और वहां उसे पूरा शहर आईआईटी टॉप करने वाले छात्रों के बिलबोर्ड से पटा दिखता है, तो इस विचार को एक और मोहर लग जाती है कि आईआईटी सफलता के लिए आवश्यक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उस छात्र की उम्मीद नहीं तोड़ते हैं। हर उस छात्र को बिना एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन दिया जाता है जो फीस भर पा रहा है। ये एडमिशन छात्रों और माँ बाप में और अधिक उम्मीद भर देता है। इसके पश्चात कोचिंग क्लासरूम्स की बारी आती है, जहां 2 प्रकार के छात्र एक साथ बैठते हैं। एक वो जो आईआईटी और नीट क्लियर करने वाले हैं, दूसरे वो जिनके हाथ निराशा लगने वाली है। इनमें से अधिकांश छात्र अपने अपने शहरों में जिन स्कूल से आए थे, वहां अमंग्स द टॉपर्स थे। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद पहले ये छात्र 6 घंटे की कोर्स क्लासेस लेते हैं, फिर 4 घंटे की डाउट क्लासेस, यानी 10 घंटे तो केवल इंस्टीट्यूट में रहते हैं, और फिर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी। तो लगभग 16 से 18 घंटे की पढ़ाई का रूटीन एक छात्र के सामने रहता है, और ऐसा सप्ताह के 7 दिन चलता है। इतने ग्रूलिंग शेड्यूल में पढ़ने के बाद हर संडे एक टेस्ट होता है, और इस टेस्ट के आधार पर आपका बैच डिसाइड होता है। स्टार बैच जो होता है वो बेस्ट बैच माना जाता है, जिसमें टॉपर्स को लिया जाता है। इसी बैच को बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा फोकस, मोटिवेशनल क्लासेस, ट्रिक सेशन, सभी इसी बैच के लिए होता है। दूसरा बैच होता है अचीवर्स का बैच, जिसके अंदर अच्छा करने का पोटेंशियल होता है, पर अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा बैच होता है एंथुजियास्ट का, जिसमें शामिल बच्चे अच्छा करने की इच्छा रखते हैं पर अभी कर नहीं पा रहे हैं। और चौथा बैच यानी कि ड्रॉपर्स बैच, जो बच्चे एक बार रिजेक्शन झेल चुके हैं। मानसिक चिकित्सकों के अनुसार जैसे ही आपने किसी छात्र को उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दूसरे या निचले बैच में शिफ्ट किया, छात्र को पता चल जाता है कि बेटा ये युद्ध तू नहीं जीतने वाला है। अब लड़ाई आईआईटी क्लियर करने की रहती ही नहीं है, अब लड़ाई एलीट बैच में पहुंचने की हो जाती है, क्योंकि अब छात्र को अपने घर में भी सुनना पड़ता है कि क्या इसी दिन के लिए तुझे कर्ज लेकर कोटा भेजा था। 4 बैच वालों को भी यही कुछ सहना पड़ता है। जो छात्र अपने आरंभिक बैच में टॉप कर रहा था, स्टार बैच में प्रमोट होते ही उसकी रैंक नीचे आ जाती है, क्योंकि वहां पर तो सभी ग्रुप के सभी टॉपर्स पहुंचते हैं, तो वो भी प्रेशर फील करता है ऐसे ग्रुप में टॉप करने का। कोटा के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस विषय पर पीएचडी थीसिस लिखी है। उनके अनुसार अधिकांश छात्रों ने उन्हीं दिनों में आत्महत्या की जिन दिनों में वीकली या फोर्टनाइटली टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इनमें से 14 से 18 वर्ष के होते हैं, जिन्हें महीने के अंदर आपने बैच डिसाइड करके ये बता दिया कि बेटा ये आईआईटी तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या ये एज है ऐसा प्रेशर झेलने की? पर इस प्रेशर से आगे भी एक प्रेशर होता है, अकेलेपन का। लोक नीति के एक सर्वेक्षण के अनुसार कोटा में 33% बच्चे हमेशा होमसिक फील करते हैं, और 50% बच्चे कभी कभी, और 20% बच्चों ने तो कहा है कि कोटा में उनका कोई फ्रेंड ही नहीं है जिसके साथ वो मन की बात कर सके। लगभग 70% छात्र कोटा में अकेले रहते हैं। 47% छात्र तो खाना पीना तक कम कर देते हैं। बाकी 75% बच्चे किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या एंटरटेनमेंट से दूर रहते हैं। टाइम ही कहाँ मिलता है ये सब करने का। कोटा में रह रहे छात्र एक दूसरे से दोस्ती भी कम ही करते हैं, क्योंकि इस पूरे वातावरण में वो एक दूसरे को कंपटीशन मानने लगते हैं, दोस्त नहीं। और ऐसा उनके टीचर्स तक उन्हें सिखाते हैं। 15-16 साल की एज क्या अकेलापन हैंडल करने के लिए होती है? पर चलिए इस पूरी स्थिति को एक लाइन में समझाता हूँ। 16 साल का एक बच्चा जिसकी दृष्टि में सफलता केवल आईआईटी है, अपनी जमीन या घर को गिरवी रखकर लोन लेकर कोटा आता है सफल होने। वहां वो 16 की उम्र में बिना दोस्तों के अकेलापन झेलता है, और उसे महीने के अंदर बता दिया जाता है कि जिस सफलता के लिए वो यहाँ पर आया है घर बार छोड़कर, वो उसे नहीं मिलेगी। क्या छात्र डिप्रेस होगा या नहीं? पर यह डिप्रेशन उस स्टेज तक कैसे पहुंचता है जहां छात्र अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले ले, वो आगे देखते हैं। कोटा में एक मित्रहीन अकेला जीवन जीने वाले विवश छात्र का मस्तिष्क एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, जिसके नीचे जल रही आग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा लगाई जाती है। केवल एक अच्छी तरह सील किया गया प्रेशर कुकर ही फटने से बच सकता है। कोटा के इन प्रेशर कुकर्स की सील इनके माँ बाप होते हैं। A day in the life of students which lasts at least 12 hours begins and ends with books. A classroom at a coaching center has anywhere from 15 to 200 students depending on their aptitude. परंतु जब पेरेंट्स इस स्थिति को समझने से मना कर दें तो बात हाथ से निकलने लगती है। कुछ समय पहले कोटा के एक टॉप इंस्टीट्यूट को लगा कि 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी जैसे टफ एग्जाम का कंपटीशन नहीं झेल सकते। तो इन बच्चों के पेरेंट्स से बात की गई और कहा गया कि आप अपने बच्चे को वापस ले जाइए। मैक्सिमम पेरेंट्स ने मना कर दिया। कुछ ने इस इंस्टीट्यूट से निकालकर दूसरे में डाल दिया। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग देयर रोल, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी सो
much market driven that they ultimately forget that what they are dealing with are live human beings. They are not commodities. They are not some products that they are processing and throwing into the market. विश्व में 15 से 21 वर्ष के 83% छात्र ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद चाहिए। भारत में केवल 41% ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें समझने वाला कोई नहीं, ना इंस्टीट्यूट, ना अध्यापक और ना ही अभिभावक। इस मामले में 2023 की एक रिपोर्ट आंखें खोलती है, जिसके अनुसार पेरेंट्स ही बच्चों पर सर्वाधिक दबाव डालते हैं कंपटीशन का। एक रिपोर्ट के अनुसार जब इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके ये बताते हैं कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है या फिर वो घर से दूर नहीं रह पा रहा है, तो पेरेंट्स कुछ भी बोलकर अथॉरिटी का विरोध करते हैं। एक उदाहरण देखिए, कोटा में एएसपी चंद्रशील ठाकुर ये एक स्टूडेंट सेल चलाते हैं। उन्होंने एक पेरेंट को फोन करके कहा कि आपका बच्चा गंभीर डिप्रेशन में है, इसे यहाँ से ले जाइए। पिता ने कहा, अरे सर ठीक है, कोई इशू नहीं है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर पेरेंट्स के ऊपर एफआईआर करने की धमकी दी गई, तब जाकर वो अपने बच्चे को वहाँ लेने आए। 2 महीने के बाद वो लड़की सारी कांपने लग गई। फिर उसको ले गए, डॉक्टर को दिखाया, बोले इसको डिप्रेशन है। फिर दवाई इधर भेजने की कोशिश करी, फिर वही कारण उसका। पढ़ाई अच्छी थी, वो उससे बड़े वाली बेटी इधर से निकली, 2 साल रही, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मानसिक विशेषज्ञों के अनुसार पेरेंट्स अपने बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ रहे इस दबाव और उसके कारण आ रहे डिप्रेशन को नौटंकी तक कह देते हैं। छात्र के इमोशंस को जब अभिभावक तक नहीं समझते तो प्रेशर कुकर फटने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। क्या कारण है कि पेरेंट्स अपने ही बच्चों को ना समझते हुए उन पर दबाव डालते हैं? पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर आईआईटी या नीट क्लियर करने कोटा पहुंचे अधिकांश छात्र मॉडेस्ट बैकग्राउंड से होते हैं। माँ बाप लोन लेते हैं जमीन को या घर को गिरवी रखकर। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को अपने द्वारा दिए जा रहे बलिदानों को याद दिलाते रहते हैं। रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उन्हें बुरा भला भी बोलते हैं। छात्र को किसी भी सिचुएशन को झेल कर उस लक्ष्य को पाना होता है जिसके लिए वो कोटा आया था। There is no life, no student life left here. This is the difference between, say, institute life and the school life. Nowadays, government has still imposed some rules on these institute to get some recreational time or Sundays off or something like that. But otherwise, these students, they hardly get any time. अकेलापन, प्रतिदिन एक ही प्रकार का जीवन, दिन भर पढ़ने के उपरांत भी फेलियर और उसके पश्चात पेरेंट्स का भी समस्या को ना समझना। 15-16 वर्ष की आयु में कोई भी टूट सकता है इस समस्या से। कोटा में पढ़ने गए छात्र के विरुद्ध एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जो छात्र को प्रेशर कुकर बना रहा है, जो कभी भी फट सकता है। क्या समाधान है इस समस्या का, वो आगे देखते हैं। आपने कभी ट्रेडमिल पर रनिंग की है? 2 ही केसेस होते हैं ट्रेडमिल पर, या तो उतर जाओ या फिर भागते रहो उस पर। ट्रेडमिल पर आप खड़े होकर रेस्ट नहीं ले सकते हो। कोटा उसी ट्रेडमिल की तरह है जहां आपको भागना ही भागना है, पर हर कोई हर समय नहीं भाग सकता भाई, तो कुछ छात्र कोलैप्स कर जाते हैं। अगस्त 2023 में मनजोत सिंह अपने पापा को बर्थडे गिफ्ट देकर गया, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ में लिखकर गया कि अपनी मर्जी से कर रहा हूं ये काम। दोस्तों को कहता था कि अगला नंबर मेरा है। एक दूसरा लेटर देखिए, 18 साल की लड़की लिखकर गई कि हम कितना भी पढ़ लें, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर वेस्ट हो गया। ये साल हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं आया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी हिम्मत नहीं होगी आपसे नज़र मिलाने की, इसीलिए ख़त्म कर रहे हैं। अब ये लेटर देखिए, मम्मी पापा सॉरी, पर मैं किसी काम का नहीं हूँ। आपका बेटा बहुत लड़ा पर हार गया, इतने पैसे बर्बाद करने के लिए सॉरी। स्क्रीन पर जो लेटर अब आपको दिख रहा है उसमें ये लड़का अपने आप को लूजर कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर रहा है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में वो दूसरी लड़की कर रही थी। I mean, क्या चाहते हो यार, बच्चे हैं, प्रेशर कुकर नहीं है। कोटा को छात्र भारत का सबसे स्ट्रेसफुल शहर डिक्लेयर करते हैं। भगवान के मंदिरों में दीवार पर बच्चे प्रार्थना लिख रहे हैं कि मेरा नीट क्लियर करवा दो। ये लेटर जो मैंने आपको पढ़वाई वो आपको नोट लग रहे होंगे, पर ये हैं जिसमें वो पूरा इकोसिस्टम सम्मिलित है जो एक छात्र के मस्तिष्क को नहीं समझता है। और ये तब तक भारत जैसे देश में होता रहेगा जब तक 140 करोड़ की जनसंख्या के भीतर से कंपटीशन का भाव नहीं जाएगा। किस चीज का कंपटीशन है ये? अच्छा सफल जीवन बनाने का। वो कैसे बनता है? पैसे से, अच्छी नौकरी से, रोजगार से। वो कैसे मिलती है? आईआईटी से, नीट से। और उसे क्रैक कैसे करें?
कोटा जाकर। ये एक विशेष साइकिल है जिसमें आज जो फंस रहे हैं कल उनके बच्चे फंसेंगे। रूट कॉज कंपटीशन है और भारत में वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जॉब प्रोवाइडर्स को गाली दी जाती रहेगी, और ये गाली आज भी दी जा रही है। सरकार इंस्टीट्यूट्स को कह चुकी है कि बच्चों के बैचेस सेग्रीगेट ना करे, हॉस्टल्स में स्प्रिंग वाले पंखे लगवाए, हॉस्टल्स के बाहर नेट लगवाए। अच्छे उपाय हैं पर समाधान नहीं है। समाधान केवल एक चीज को समझना है, केवल IIT या नीट सफलता के रास्ते नहीं खोलते। सफलता 50 और रास्तों से मिलती है, थोड़ा इधर उधर देखोगे तो मिल जाएगा। ये सब जो कुछ भी हो रहा है हम इससे अच्छा कर सकते हैं, तो इस व्याधि को रोकिए। और ये समस्या केवल कोटा की नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है उतनी ही बाकियों के लिए भी है, तो इसे शेयर कीजिए। ऐसे और मुद्दे डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करिए हमारे कार्य को UPI के माध्यम से, और स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है उसे अवश्य देखिए, जो आपको पंजाब में नशे की स्थिति पर जानकारी देगा। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।